नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.2 टीवी में। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की कीमतों में खरीद और बिक्री दोनों का दौर लगातार जारी है, क्योंकि निवेशक मिक्स संकेतों पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। यूएस सर्विस इंडस्ट्री में मार्च की वृद्धि पर अपेक्षा से अधिक नरम रिपोर्ट और फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पॉवेल द्वारा इस साल रेट में कटौती की उम्मीद के बाद आने वाली एक और रिपोर्ट इन्फ्लेशन और अर्थव्यवस्था दोनों में जारी जोखिम के बावजूद मामूली तेजी को प्रभावित करते हैं। दूसरी ओर लेवरेज ट्रेड निकट भविष्य में लंबी अवधि के लिए एक केस तैयार कर रही है। मार्केट कैप के हिसाब से सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन पिछले 2 सत्रों के कठिन परिश्रम के बाद 66,000 अंक से ऊपर पहुंच गई। टॉप कॉइन हाल ही में 1.5% ऊपर $66,284 पर ट्रेड कर रहा था। दिलचस्प बात यह है कि नए स्पॉट ETF में नेट फ्लो पिछले कुछ हफ्तों में कम हो गया है, जिससे पता चलता है कि निवेशक प्राइस डायरेक्शन के लिए मैक्रो संकेतों पर नजर रख रहे हैं। शुक्रवार की सुबह का यूएस नॉन फार्म पेरोल डेटा इस हफ्ते का क्लाइमैक्स इवेंट होगा। ब्रॉडर क्रिप्टो मार्केट्स मिश्रित निवेशक भावना को प्रभावित कर रहे हैं। इथेरियम मार्केट कैप के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी $3,300 के स्तर से ऊपर बनी रही और उसका प्रबंधन करती है। इसने हाल ही में 1.8% की बढ़त के साथ $3,323 पर ट्रेड किया। दूसरी ओर बिटकॉइन, कैश, लाइटकॉइन, एक्सआरपी, एडीए, डोटकॉइन नकारात्मक क्षेत्र में थे। पिछले 24 घंटों में वैश्विक क्रिप्टो मार्केट कैप 0.8% बढ़कर $2.49 ट्रिलियन हुआ। दूसरी ओर टोटल क्रिप्टो मार्केट का वॉल्यूम 23.6% गिरकर $101 बिलियन हो गया। डीफाई में टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $12 बिलियन है और सभी स्टेबल कॉइन्स $93 बिलियन, जो कि कुल क्रिप्टो मार्केट के 24 घंटे की वॉल्यूम का क्रमशः 12% और 93% का प्रतिनिधित्व करते हैं। बिटकॉइन का प्रभुत्व वर्तमान में 52.3% है, जो दिन के मुकाबले 0.1% अधिक है। टॉप 15 टोकन का बैरोमीटर IC15 इंडेक्स 1.7% बढ़कर 84,332 पर पहुंच गया। इसी बीच लेवरेज ट्रेड एक अजीब परिदृश्य प्रस्तुत करता है, जिसमें कि पुट ऑप्शन के कारोबार की उल्लेखनीय अनुपस्थिति है। ग्रीन लाइव के डेटा के मुताबिक कल के ज्यादातर ट्रेड कॉल थे, जो मार्केट में तेजी की भावना का संकेत दे रहा है। इथेरियम ऑप्शंस मार्केट में स्थिति विशेष रूप से चौंकाने वाली थी, जहां कॉल ऑप्शन ट्रेड्स ने कुल ट्रेडों का 90% हिस्सा बनाया। अत्यधिक हिस्सेदारी का स्तर शायद ही कभी देखा गया हो। पिछले 24 घंटों में सोलाना और कॉइनबेस के इथेरियम लेयर 2 बेस पर मीम कॉइन के टोटल मार्केट कैप में 12% और 19% की गिरावट आई है। ये बिकवाली बिटकॉइन की कीमत में तेजी गिरावट के साथ हुई है, जो कि इस अवधि में 4.94% गिर गई। क्वांट इकोसिस्टम के फाउंडर क्रिप्टो एनालिस्ट मैटी ग्रीनस्पैन का मानना है कि मीम कॉइन महत्वपूर्ण प्रमुख मूल्य बिंदुओं से परे उतार चढ़ाव का अनुभव कर रहे हैं, जबकि बिटकॉइन को मजबूत समर्थन स्तर मिल रहा है। सोलाना का मीम कॉइन मार्केट कैप $8.29 बिलियन है, जबकि डॉगविफ हैट को $3.9 बिलियन का नुकसान हुआ। बेस का कुल मार्केट कैप 19% गिरकर $1.47 बिलियन हुआ। नए लेयर 3 नेटवर्क के मूल टोकन डीजेन में सबसे बड़ी गिरावट आई और ये $436.5 मिलियन तक पहुंच गया। कुल क्रिप्टो मार्केट कैप में भी 6.14% की गिरावट आई है, जो कि वर्तमान में $2.45 ट्रिलियन है। OpenSea ने ERC-721C टोकन स्टैंडर्ड के लिए समर्थन की घोषणा की है, जो कि NFT क्रिएटर्स के लिए लागू करने योग्य ऑन चेन रॉयल्टी के मुद्दे को संबोधित करने के लिए डिजाइन किया गया एक नया टोकन स्टैंडर्ड है। ये नया स्टैंडर्ड NFT क्रिएटर्स के लिए प्रोग्रामेबल अर्निंग की अनुमति देता है, एक सॉल्यूशन जिसे OpenSea ने NFT वॉच ट्रेडिंग के लंबे समय से चले आ रही मुद्दे की प्रतिक्रिया के रूप में देखा। पहले ERC-721C के बिना जब कमीशन इनिशियल मार्केट के बाहर प्रोग्राम किया जाता है तो यूजर्स को रॉयल्टी नहीं मिलती थी, और जब ये सेकेंडरी मार्केट में पहुंचता था तो NFT पर उनका अधिकार खो जाता था। निर्माता के विवेक पर NFT रॉयल्टी प्रति बिक्री 2.5% से 10% के बीच होती है। आज तक टॉप 10 NFT कलेक्शन ने अपनी स्थापना के बाद से $345 मिलियन से अधिक रॉयल्टी अर्जित की। OpenSea ने स्टैंडर्ड के विकास के पीछे ब्लॉकचेन गेमिंग फर्म लिमिट ब्रेक के साथ ERC-721C के एकीकरण पर काम करना शुरू किया। बाइनेंस सब्सक्रिप्शन मार्केटप्लेस ने ERC-20 के लिए समर्थन जोड़ा है, जो कि एटॉमिकल्स प्रोटोकॉल पर निर्मित एक फंडेबल टोकन स्टैंडर्ड है। बाइनेंस Web3 वॉलेट के माध्यम से सुलभ
ये प्लेटफॉर्म यूजर्स को PRC-20 और EVM सहित विभिन्न इंस्क्रिप्शन टोकन खरीदने, बेचने और मिंट करने की अनुमति देता है। मार्केटप्लेस BTC ट्रांजैक्शन एक्सेलरेटर द्वारा संचालित है, जो कि प्लेटफॉर्म पर तेज बिटकॉइन ट्रांजैक्शन की सुविधा प्रदान करता है। क्रिप्टो मार्केट अप्रैल से लाल लहर में है। कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन द्वारा कमोडिटी के रूप में वर्गीकरण के कारण लाइट कॉइन टॉप 100 एसेट्स में से एक है। पहले मार्केट कैप के हिसाब से टॉप 10 क्रिप्टो में शामिल लाइट कॉइन को असफलताओं का सामना करना पड़ा है, लेकिन अब ये 19वें स्थान पर है। इनटू द ब्लॉक के नवीनतम निष्कर्षों से पता चलता है कि लाइट कॉइन का प्रदर्शन एक ऐसे कदम से प्रेरित है जिसकी वजह से 75% LCC होल्डर्स वर्तमान में लाभ कम कर रहे हैं। क्रिप्टो एनालिटिक प्लेटफॉर्म लगभग $150 की सीमा पर प्रमुख ऑन-चेन प्रतिरोध पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिससे 590,000 एड्रेसेस द्वारा रखे गए 8.16 मिलियन LTC के अधिग्रहण द्वारा चिन्हित किया गया है। मार्केट रिबाउंड के मामले में लाइट कॉइन यानी ऑल्ट कॉइन को पीछे छोड़ दिया है। मार्च के अंत में कीमत के टॉप पर पहुंचने के कारण नेटवर्क पर ऑन-चेन ट्रांजैक्शन का वॉल्यूम बढ़ गया है। CFTC और SEC क्रिप्टो रेगुलेशन पर नियंत्रण के लिए लड़ाई जारी रखे हुए हैं, लेकिन पूर्व ने हाल ही में क्रिप्टो एक्सचेंज KuCoin से जुड़े कानूनी विवाद में लाइट कॉइन को एक कमोडिटी के रूप में वर्गीकृत किया है। इस कदम ने क्रिप्टो को SEC की निगरानी से छूट दे दी, जो कि प्रतिभूतियों के संबंध में कॉइन इशूज पर सख्त नियम लागू करता है। वर्महोल एक क्रॉस चेन ब्रिज ने 617 मिलियन W टोकन के साथ शुरुआती उपयोगकर्ताओं के लिए एयर ड्रॉप लॉन्च किया है। सोलाना बेस DEX ओपन बुक पर $1.66 पर खुलने वाले टोकन का मार्केट कैप $2.98 बिलियन है और फुली डाइल्यूटेड वैल्यू $16.5 बिलियन है। टोकन कुल सप्लाई का 6% प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें कि 12% को कंट्रीब्यूटर्स को और 23.3% फाउंडेशन की ट्रेजरी को एलोकेट किया जाता है। टोकन को शुरुआत में सोलाना पर लॉन्च किया गया था और बाद में इसे मूल रूप से इथेरियम और लेयर 2 नेटवर्क पर जारी किया जाएगा। होल्डर गवर्नेंस के वोटों में भाग लेने के लिए W टोकन सौंपने में सक्षम होंगे, जो कि सोलाना या कंपैटिबल इथेरियम बेस्ड चेन्स पर हो सकते हैं। इस प्रक्रिया को पहली बार मल्टी चेन गवर्नेंस सिस्टम करार दिया जा रहा है। Q1 2024 में लेन देन की मात्रा के हिसाब से सबसे बड़े ब्लॉकचेन नेटवर्क इथेरियम की कमाई 210% बढ़कर $369 मिलियन हो गई। फीस और रेवेन्यू में क्रमश 79% और 85% की वृद्धि हुई। इथेरियम का कुल रेवेन्यू $1 अरब तक पहुंच गया, जो पिछले साल $385 मिलियन से 186% अधिक है। मार्च में क्रिप्टो करेंसी की लगभग सभी समय की कीमतों के बावजूद इथेरियम ने नेटवर्क उपयोग में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी। टोटल ट्रांजैक्शन क्वार्टर ओवर क्वार्टर 8.4% बढ़कर 107 मिलियन से अधिक हो गया। इथेरियम DeFi इकोसिस्टम में TVL 86% बढ़कर $55.9 बिलियन हुआ। मार्केट कैप के हिसाब से टेथर सबसे बड़ी इथेरियम आधारित स्टेबल कॉइन बना रहा, जिसने पिछली तिमाही से बाजार मूल्य में 14% की बढ़ोतरी की। इसके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी USDC ने क्वार्टर ओवर क्वार्टर ERC-20 के बाजार मूल्य में 23% की वृद्धि की। मैट्रिक्स पोर्ट के विश्लेषण ने ट्रेडिशनल फाइनेंस सहित अधिकांश एसेट्स के लिए मजबूत रिटर्न दिखाया, जिसमें कि नैस्डैक और एनविडिया ने 10% और 81% का रिटर्न दिखाया। कमोडिटीज में मजबूती से कारोबार हुआ। तेल और सोने में क्रमश 19% और 11% का रिटर्न आया। HP ने भारत में NVX 360 14 लैपटॉप लॉन्च किया है, जिसका वजन केवल 1.4 किलोग्राम है और इसमें 14 इंच OLED टच डिस्प्ले है। ये लैपटॉप इंटेल कोर अल्ट्रा प्रोसेसर द्वारा संचालित है और एडोब फोटोशॉप जैसे उच्च स्तरीय रचनात्मक कार्यों के लिए डिजाइन किए गए हैं। उनके पास एक न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट भी है, जो कि बैटरी जीवन को 65% तक बेहतर बनाता है। NVX 360 14 HP का पहला लैपटॉप है जिसमें कीबोर्ड पर माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट बटन है, जो कि असिस्टेड सर्च और कंटेंट जनरेशन जैसी उन्नत AI सुविधाओं को सक्षम करता है। मीटियोर सिल्वर और एटमॉस्फेरिक ब्लू रंग में उपलब्ध इस लैपटॉप की कीमत 99,999 है और एक कॉम्प्लीमेंट्री क्रिएटर स्लिंग बैग के साथ भी आता है। ये X360 फंक्शनैलिटी, टच कैपेबिलिटीज और ऑप्शनल पेन सपोर्ट भी प्रदान करता है। लैपटॉप में गोपनीयता के लिए 5 MP कैमरा, आया फेस रिकॉग्निशन और मैनुअल कैमरा शटर भी है। इसमें 14.75 आवर्स तक की बैटरी लाइफ, Wi-Fi 7, टेम्पोरल नॉइस रिडक्शन, मल्टी कैमरा सपोर्ट और एक एडवांस थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम है।
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एनहांस्ड एम्पैथेटिक रिस्पांस के लिए जनरेटिव एआई के साथ एक डिजिटल हेल्थ प्रमोटर प्रोटोटाइप सारा लॉन्च किया है। सारा स्वास्थ्य के लिए एक स्मार्ट एआई रिसोर्स असिस्टेंट है जो किसी भी डिवाइस पर कई स्वास्थ्य विषयों पर 8 भाषाओं में उपयोगकर्ताओं को 24/7 संलग्न कर सकता है। उपकरण, जिसे सारा के नाम से भी जाना जाता है, लोगों को कैंसर, हृदय रोग, फेफड़ों की बीमारी और मधुमेह जैसे मूल्य मृत्यु के प्रमुख कारणों के जोखिम कारकों को समझने में मदद करता है। ये तंबाकू छोड़ने, सक्रिय रहने, स्वस्थ आहार खाने और तनाव मुक्त होने के बारे में नवीनतम जानकारी भी प्रदान कर सकता है। WHO के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस ने सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए संभावित लाभों का पता लगाने और चुनौतियों को बेहतर ढंग से समझने के लिए इस नई तकनीक पर निरंतर शोध का आह्वान किया। टेक्नोलॉजी सोल मशीन्स बायोलॉजिकल एआई द्वारा समर्थित है। WHO ने संभावित लाभों और चुनौतियों का पता लगाने के लिए निरंतर शोध का आह्वान किया, क्योंकि एआई न्याय संगत पहुंच, गोपनीयता, सुरक्षा, सटीकता, डेटा सुरक्षा और पूर्वाग्रह जैसी नैतिक चिंताओं को बढ़ाता है। याहू ने इंस्टाग्राम के सह संस्थापक केविन सिस्ट्रोम और माइक क्रीगर द्वारा बनाए गए न्यूज एग्रीगेटर ऐप आर्टिफैक्ट का अधिग्रहण किया है। एआई पावर्ड पर्सनलाइजेशन टेक्नोलॉजी को याहू न्यूज ऐप जैसे याहू प्रोडक्ट्स में एकीकृत किया जाएगा। आर्टिफैक्ट को जनवरी 2023 में लॉन्च किया गया था और 1 साल बाद ये बंद हो गया था, क्योंकि बाजार का अवसर इतना बड़ा नहीं था कि निरंतर निवेश की गारंटी दी जा सके। ऐप में कई नई सुविधाएं थीं, जिसमें लेखों का एआई सारांश, ट्विटर जैसी पोस्टिंग सुविधा और उपयोगकर्ताओं को लेखों पर टिप्पणी करने और क्लिकबेट के रूप में चिन्हित करने की क्षमता शामिल थी। हालांकि इनमें से कुछ सुविधाओं के लिए मॉडरेशन की आवश्यकता थी, जिसे ऐप की 8 व्यक्ति की टीम संभाल नहीं सकी। आर्टिफैक्ट के एआई संचालित एल्गोरिदम ने उपयोगकर्ताओं की रुचियों और पिछली पढ़ने की आदतों के आधार पर समाचार और लेखों की सिफारिश की। हालांकि ऐप की उत्साही प्रशंसक दर्शक मिले, लेकिन इसे कभी भी व्यापक अपील नहीं मिली। दुनिया की सबसे बड़ी समाचार और सूचना संपत्तियों में से एक याहू ने अपनी तकनीक को आगे बढ़ाने और डिजिटल जानकारी के लिए विश्वसनीय मार्गदर्शक और लोगों को उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण सामग्री से जोड़ने वाले सर्वश्रेष्ठ क्यूरेटर बनने के साथ अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए आर्टिफैक्ट का अधिग्रहण किया। आज के लिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही Web3 से जुड़ी अपडेट्स के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3voicetv.io पर या फिर स्कैन करें QR कोड।